हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज के क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आपका मेंस यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल 2025 का पेपर। ठीक, तो सबसे पहले बताइए, इफ़ यू आर एक्साइटेड देन वी विल स्टार्ट। अभी शुरुआत करें। कौन कौन स्टूडेंट्स हैं लाइव में? यस, इलेक्ट्रॉन, सुबी और कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा व्लादिमीर, आप यूक्रेन की वॉर कब एंड कर रहे हैं? एवरीवन वांट्स टू नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक, आप में से कितने लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है इस बार? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन पेपर? या अगर आपने पेपर देखा हो तो इसको कौन से कैटेगरी में हम लोग पुट करेंगे? डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी? इसमें से कौन से कैटेगरी में आना चाहिए पेपर हमारा? वेदर इट इज अ डिफिकल्ट पेपर, वेदर इट इज अ मॉडरेट पेपर एंड वेदर इट इज अ इजी पेपर। ठीक, क्वेश्चन पेपर तो हम लोग देखेंगे ही, बट उसके पहले आई वॉन्ट टू नो योर रिएक्शन। देखो, पेपर हमेशा मॉडरेट ही होता है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग टॉपिक्स इजी पूछे जाते हैं। ठीक, चैलेंज यहां पर ये नहीं है कि पेपर इजी है कि मॉडरेट है। चैलेंज यहां पर ये आता है कि आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, तो ये जो कंपलसरी वाला पार्ट है, ठीक, ये जो कंपलसरी वाला पार्ट है ये मेरे से बनना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं बनाता हूं तो सीधा सीधा 10 नंबर चले जाएंगे। अब इसके बाद मेरे को 3 क्वेश्चन और बनाने हैं। ठीक, तो पेपर को ना आप इस तरीके से मत देखना कि सर ये टॉपिक का क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था, क्योंकि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। हमारा माइंड क्या करता है? हमारा माइंड इस तरीके से वर्क करता है कि जब मैं ये पेपर को पूरा स्क्रॉल करूंगा तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन याद रहेंगे क्योंकि वो डिफिकल्ट था, बट आपको इजी वाला क्वेश्चन कभी याद नहीं रहता, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा डिफिकल्टी को रिकॉग्नाइज करता है। क्या लिखे हो भाई कि क्वेश्चन बन रहे हैं? ठीक है, तो देखो सबसे पहले आते हैं हम लोग पेपर 1 के सेक्शन ए पे। ठीक, सेक्शन ए में जो वेक्टर स्पेस के मेरे पास टॉपिक्स होते हैं, ठीक, वो स्टैंडर्ड टॉपिक के क्वेश्चंस, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है वही पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल, यस, ठीक, कैन द सेट ऑफ दीज वेक्टर्स बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ आर पावर 4? आपके पास 4 वेक्टर सेट दिए हैं। यू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू हैव 4 वेक्टर्स 0 0 3 1 1 0 0 1 -1 0। ठीक, क्या ये आर पावर 4 का बेसिस फॉर्म करेगा? कैसे फाइंड करोगे आप एक स्केलर कंसिडर करोगे, 0 0 0 3 b 1 1 0 0 प्लस c 0 1 -1 0, ठीक, इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे आप लोग। ठीक, क्या मैं एबीसी के कोएफिशिएंट्स फाइंड कर सकता हूं? देखो प्रोसेस यही होता था कि अगर ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो इनका ट्रिवियल सॉल्यूशन बनता था। व्हाट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। ठीक, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो ये वाला केस होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। देखो मैंने यहाँ पर एनोटेशन भी किया है। ठीक, ये पेपर आप जाके टेलीग्राम पे बाद में डाउनलोड कर लेना कि यूपीएससी 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टाइप का। ठीक, आईएफओएस 2020 में सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैथमेटिक्स ऑप्शनल कि यहाँ पर नई चीजें ज्यादा नहीं रहती हैं। ठीक, अगर आप कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू प्लस कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक, तो आपका ये आराम से अटेम्प्ट हो जाता है। क्या लिखे हैं सर? सॉल्व करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल व्लादिमीर, इसलिए तो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आज हम सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे, आज एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं। सॉल्यूशन का मैं वीडियो टॉपिक वाइज, जैसे वेक्टर स्पेस, मैट्रिसेस, इस तरीके से हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब अगर आगे चलें, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। ठीक, वेक्टर स्पेस में फिर से वही कहानी सर, रेंज फाइंड करना, रैंक फाइंड करना, कर्नल फाइंड करना और रैंक नलिटी थ्योरम एक तरह से मुझे डिफाइन करना है यहाँ पर। ठीक, कि आपका क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो आर पावर 4 को आर पावर 3 से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन हर साल आते हैं इस टाइप के कि रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? एक होगा आर पावर 4 का सेट, एक होगा आर पावर 3 का सेट। ठीक, 1 इज आर पावर 4, 1 इज आर पावर 3। ठीक, रैंक और आपका देखो, रैंक और रेंज कहां से मिलेगा? आपको यहां का बेसिस फाइंड करना पड़ेगा आर क्यूब में।
ठीक है, आपको आर क्यूब में बेसिस फाइंड करना पड़ता है और उसका डायमेंशन, ये मुझे क्या देगा, रेंज और रैंक। अगर मुझे कर्नल और नलिटी फाइंड करना है तो मुझे इस सेट का एक सबसेट ढूंढना पड़ेगा। व्हाट इज नलिटी या व्हाट इज नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट इज नलिटी और नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? सर आर पावर 4 के वो सारे वेक्टर्स जो यहां पे जीरो के साथ मैप्ड हो रहे हैं, जो यहां पर जीरो के साथ मैप्ड हो रहे हैं। तो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस और ये हर साल पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हर साल पूछे जाते हैं। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर बी। ठीक, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर सी एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैलकुलस में वन वेरिएबल, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कैलकुलस में जो वन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, मैंने हमेशा क्लास में बताया है कि जो आपका वन वेरिएबल होगा उसमें वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा। जो दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल्स वाले होते हैं जहां पे लैग्रेंजस मल्टीप्लायर मेथड अप्लाई करना होता है, वहां पर आपको डायरेक्ट फंक्शन देगा, वहां पे कभी भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछता। ठीक, और ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाला जो सवाल है आपका, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था। अगर आप देखेंगे तो एक यूपीएससी की हैबिट हो रही है कि मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन y इक्वल टू एफ एक्स वन वेरिएबल वाले पूछ रहे हैं, बट वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। ठीक, हम लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ 6 मीटर है, विड्थ को मैंने ब्रेक किया, 4 इक्वल स्क्वायर्स रिमूव कर दिए चारों कॉर्नर से। ठीक, तो यहाँ पर आपको बोला क्या है, आपको ये बोला है कि हाइट फाइंड करो बट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। ठीक, वॉल्यूम को v वाला जो वेरिएबल है उसको मैं मैक्सिमाइज करूंगा और मुझे हाइट फाइंड करना है। ठीक, क्या लिखे हैं सर? सिंपल है मैथ्स का क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मिलेंगे भाई। ठीक है, पूरा का पूरा अटेम्प्ट नहीं होने वाला, 250 का अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ, इस पेपर में अगर आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाते तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट 220 मार्क्स। ठीक है, 220 से 210 का अटेम्प्ट हो जाएगा और स्केलिंग अप्लाई करेंगे तो यू कैन इजिली स्कोर 170 180 इन दिस पेपर, अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़े होते। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं? ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपका कृष्णा सीरीज कैलकुलस। कृष्णा सीरीज कैलकुलस, यहाँ का ये वाला क्वेश्चन था, मैक्सिमा मिनिमा। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ये वाला क्वेश्चन एक बार सिविल सर्विसेज एग्जाम में पहले भी आ चुका है, सेम नेचर का क्वेश्चन, कि आपको बोल रहा है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई। ठीक, x एंड y आर रियल नंबर्स। ठीक, और ये भी बोल रहा है कि fx इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल x f डैश 0 इज 2। ठीक, f डैश 0 कितना गिवन है सर? ये है 2। तो शो दैट फॉर ऑल रियल नंबर f डैश x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ fx, f डैश x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ fx। ठीक, अनिष्का मोस्टली कैलकुलस के क्वेश्चन कृष्णा सीरीज या आप रिफर कर सकते हो एस चांद, दो ही किताबें हैं। ठीक, तो उन्हीं से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं मोस्टली। ठीक, तो क्या ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? टेल मी, ये वाला क्वेश्चन किसी ने देखा है पीवाईक्यू में? आपको सिविल सर्विसेज का मींस और आपको फॉरेस्ट सर्विसेज का मींस, ये दोनों पेपर आपको देखना पड़ेगा अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं पेपर नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर। ठीक, अगर आप नेक्स्ट ईयर 2026, 2027 या 2028 में अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि पीवाईक्यू में सब कुछ रिपीट होता है। यस, कृष्णा सीरीज कैलकुलस का बुक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर डी एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है सर? दिस इज सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री में अगर मैं ट्रेंड देखूंगा तो पहले पूछे जाते थे क्वेश्चन कौन से टॉपिक से? कोनिकॉइड्स वगैरह से। जो मेरे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे आज से 2-3 साल पहले, तो फोकस होता था कोनिकॉइड्स पे। बट अब धीरे धीरे यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया है, क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं कोन, सिलेंडर। ये टॉपिक पहले नेग्लेक्टेड रहता था। ठीक, ये टॉपिक पहले नेग्लेक्टेड रहता था। अगर आपको सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना है और अगर आपको सिलेबस का आइडिया है तो वन ऑफ द बेस्ट बुक इज पीएन चैटर्जी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी किताब के होते हैं। पीएन चैटर्जी बुक आप प्रेफर कर सकते हो, बट आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। ठीक, आपकी जो सिलेबस का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बुक पे जंप करोगे तो एक किताब खत्म करने में आपको 6 महीना लग जाएगा, क्योंकि उतना टॉपिक रेलेवेंट नहीं है। जो रेलेवेंट पोर्शन है, सपोज दिस क्वेश्चन, सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज एट 110, गाइडिंग कर्व इज दिस।
अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता, देखो व्हाट इज द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास एक कोन है, मैं इसको राइट सर्कुलर कोन की तरह बना रहा हूं, बट एग्जैक्टली ऐसा शेप नहीं आएगा। आपके पास ये क्या गिवन है, 1 1 0, दिस इज माय वर्टेक्स, ठीक। और गाइडिंग कर्व कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। कैसे बनाते हैं इसको, ठीक, हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ जनरेटर। सर इस पॉइंट से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस पॉइंट से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x माइनस 1 बाय एल, वाई माइनस 1 बाय एम एंड z माइनस 0 बाय एन। एलिमेंट क्या है, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब ये है पॉइंट P, क्या मैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूं, कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, क्योंकि वो इस स्ट्रेट लाइन, इस जनरेटर लाइन पे ही एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, सर इसको r के बराबर कर दीजिए, इसको r के बराबर कर दीजिए, तो आपको Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, LR प्लस 1, MR प्लस 1 और NR। सर ये क्या हुआ, ये हुआ Q का कोऑर्डिनेट, और Q क्या रहा है, Q जो है सर इस गाइडिंग कर्व पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि एक सर्कल है, इस गाइडिंग कर्व पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज अ सर्कल, ठीक। तो y एक्सिस को 0 करना है, y कोऑर्डिनेट को, क्योंकि y 0 है। यहां से मुझे क्या मिलेगा, MR प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो r की वैल्यू मिल गई माइनस 1 बाय एम। r की वैल्यू कितनी मिलती है, माइनस 1 बाय एम। अब सर अगर r की वैल्यू आपको माइनस 1 बाय एम मिल गई, तो इस इक्वेशन में x और z सब्सटीट्यूट करो, कितना आएगा, 1 माइनस l बाय एम का होल स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा, n बाय एम का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक। ये तो हो गया मेरा इक्वेशन, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से l, m और n की वैल्यू, इस r को हटाकर 1 बाय k ले लेना, तो आपको l मिल जाएगा k इंटू एक्स माइनस 1, और m मिल जाएगा k इंटू वाई माइनस 1, और n मिल जाएगा k इंटू जेड। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपके कोन का इक्वेशन बन के तैयार हो गया, ठीक, आपके कोन का इक्वेशन बन के तैयार हो गया। और ये ऐसा नहीं कि कोई डिफिकल्ट पार्ट है, अगर आप सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं कोन को, तो सबसे पहले इसी टाइप को कवर करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसी टाइप को कवर करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर ई। तो आई बिलीव अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मेरा कंपलसरी पार्ट था, तो इसमें से यू कैन अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस वेरी इजीली, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी पार्ट जो होता है उसमें हमेशा आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक। इसमें जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। व्लादिमीर, सुबी, तनिष्का, अगर आपने पढ़ा है ये 3 टॉपिक्स, तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1। कैन यू एग्री, क्या हर कोई एग्री कर रहा है? नो डाउट इस पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मैं स्मार्ट तरीके से, जो मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, मैं उनको यूज करके, मेरा टारगेट है 220 अटेम्प्ट करना, मेरा टारगेट ही नहीं है 250 अटेम्प्ट करना, ठीक, मेरा टारगेट ही नहीं है 220 अटेम्प्ट करना। सुबह ने क्या लिखा है, सर मैंने पढ़ लिया है टॉपिक आपसे, ठीक। तो ये वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक। अब यहां से मुझे क्या करना है, यहां पे मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, और इनफैक्ट अगर आप सेकेंड पार्ट देखेंगे ना, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस और स्टैटिक्स डायनामिक्स है, वहां के भी क्वेश्चंस इस बार उतने डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। तो यहां पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है फिर से वही आर क्यूब से आर स्क्वायर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ठीक। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ भाई सर 2026 में एग्जाम देना है। आप बताओ सुबह, क्या ये वाले क्वेश्चन हम नहीं प्रैक्टिस किए हैं? ये 2008 में पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी इसी नेचर का क्वेश्चन था, सिर्फ डेटा चेंज हुआ है, सिर्फ डेटा चेंज हुआ है, ठीक। एंड दैट इज टू 15 मार्क्स। सर ये फ्री के मार्क्स हैं, ये वाले मार्क्स फ्री के, ठीक। अब चलो
ठीक है व्लादिमीर, हम लोग देखेंगे, पहले एक बार पेपर देख लेते हैं, फिर हम एनालाइज करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक, क्योंकि वेटेज लगभग बराबर रहता है। अब देखोगे तो आपके पास पार्ट 1 में 3 ही तो टॉपिक्स हैं, लीनियर अलजेब्रा, दिस कैलकुलस एंड सॉलिड ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बराबर ही आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखेंगे तो सर ये देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि π/6 प्लस √3/15 साइन इनवर्स 3/5 π/6 1/8। ठीक, ये वाला क्वेश्चन दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस की है, ठीक, अगर आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस की है तो यहां पर सेम नेचर का क्वेश्चन टैन इनवर्स फंक्शन में पूछ चुका है। ये मीन वैल्यू थ्योरम कौन सा यहां पर अप्लाई होता है सर? यहां पर अप्लाई होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इस क्वेश्चन में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से आप प्रूफ कर सकते हो इजीली। टैन इनवर्स वाले क्वेश्चंस यूपीएससी ने 2-3 बार पूछे हैं, यहां पर इन्होंने नेचर क्या चेंज किया, साइन इनवर्स 3/5 कर दिया। सर ए और बी की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? ये √3/15 और 1/8, यहां से आप स्टार्ट करेंगे। फंक्शन का नेचर कैसा बनाएंगे? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, इनफैक्ट अगर आपको ये नहीं भी बनाना है, अगर आपने नहीं प्रैक्टिस की है, तो आप क्वेश्चन 2 को पूरा का पूरा स्किप कर सकते हो। ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं फ्रेम हुआ था इस बार। देखिए क्या कहा था मैंने कि कोन और सिलेंडर का वेटेज बढ़ रहा है। ठीक, कोन और सिलेंडर का वेटेज बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 और 2020, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिलेंडर टॉपिक। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर जिसके जनरेटर इस लाइन के पैरेलल है और गाइडिंग कर्व क्या है? x² + y² = 16। ठीक, अगर इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देखूंगा तो मैंने जिस तरीके से कोन का फाइंड किया था वही सेम नेचर पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी बनता है। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है, लेट मी राइट द इक्वेशन, लेट मी राइट दिस इक्वेशन, जस्ट अ सेकेंड। क्या इक्वेशन था मेरे पास? देखिए ये है आपके पास एक एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिलेंडर, जिसकी इक्वेशन है x/1 y/2 z/3। ठीक, x/1 y/2 z/3। अब ये है मेरा एक्सिस। इस एक्सिस के पैरेलल में अगर मैं एक लाइन एज्यूम करूं, इस एक्सिस के पैरेलल में अगर एक लाइन एज्यूम करूं तो डायरेक्शन रेशियो तो वही हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। अब न्यूमरेटर में क्या रखेंगे सर? कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, इस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट कर देते हैं x1 y1 और z1। तो आपका क्या बन गया? x - x1 y - y1 एंड z - z1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ जनरेटर। अब पूरा प्रोसेस सेम है सर, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? इसको R के बराबर कर देना, तो R + x1 2R + y1 3R + z1, सेम प्रोसेस। ठीक, अब सर यहां पर आपका गाइडिंग कर्व का इक्वेशन क्या गिवन था? गाइडिंग कर्व का इक्वेशन गिवन है x² + y² = 16 एंड z = 0। z = 0, तो आपको क्या करना है? z कोऑर्डिनेट को 0 करो, 3R + z1 = 0। तो R की वैल्यू क्या मिलेगी? -z1/3। इसको ले जाकर यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, R की वैल्यू मिल गई तो आपको ये x और y कोऑर्डिनेट सब्सटीट्यूट करने हैं, और उसके बाद जब आप एंड में क्या करोगे? x1 y1 z1 क्या थे? एक जेनरिक पॉइंट थे, तो आपको इसी का लोकस फाइंड करना है। तो x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देना x y z से। जैसे हम कोन का इक्वेशन फाइंड करते हैं वैसे ही हम सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करते हैं, वैसे ही वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट, दिस इज क्वाइट ईजी क्वेश्चन ये वाला, और ये रिपीट भी हुआ है 21-20 में। ठीक, तो अगर पिछले 5 साल का भी पीवाईक्यू करके जा रहे हैं तो क्वेश्चन का नेचर देखिए। ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया था। ठीक है, 2018 यूपीएससी में, यहाँ पे डेटा भी नहीं बदले हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 2018 में सेम क्वेश्चन, 2019 में सेम क्वेश्चन और 2025 में सेम क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पर
यूपीएससी के पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है पूछने के लिए, वही स्पेसिफिक टॉपिक्स रिपीट करते हैं, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ मैथ्स कि अगर कोई बच्चा 7-8 महीने मैथ्स को अच्छे से पढ़ ले और रिविजन कर ले तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, दीज आर नॉट डिफिकल्ट टू मैनेज। तो ये तो हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं पेपर लिख रहा होता तो कंपलसरी पार्ट के बाद मैं इस वाले पार्ट को जरूर अटेम्प्ट करता, ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को जरूर अटेम्प्ट करता क्योंकि इसके सारे पार्ट्स मैनेजेबल हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सर ये वाला क्वेश्चन देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या करना है, एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करना है। क्या करते हैं सर इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए, सबसे पहले R1 और R3 को इंटरचेंज कर लो, क्योंकि या तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ता बट फ्रैक्शन में सॉल्व करने में मजा नहीं आता, तो R1 और R3 को आप चेंज कर लीजिए, इंटरचेंज, ठीक। क्या बनेगा मैट्रिक्स, 1 -7 10 2 -3 6 0 -1 और 2 -2 2 1, ठीक। ये आ गया आपका मैट्रिक्स। क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो कभी रैंक नहीं बदलता, और यहाँ तो रैंक पूछा भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करना है। क्या आगे सॉल्व करने की जरूरत भी है, सुभी, पवन, व्लादिमीर, क्या प्रोसेस लगता है? सर पहले अगर ये 1 है तो इन दोनों को 0 करो, अगर ये 1 है तो इन दोनों को 0 करिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, R2 बिकम्स R2 + 3R1 एंड R3 बिकम्स R3 - 2R1। ये वाले टर्म 0 हो गए, ठीक। ओनली रो कंडीशन लगाना है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 15 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं होता कि सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि सर 3 पेज कैसे फिल करें। 15 मार्क्स के लिए मुझे 3 पेज दे दिया है, हाउ टू फिल। यस सुबी, जो हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया है सेम ही है, ठीक, सारी चीजें सेम है। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है 2023, 2021, 2024 IFOS में, सेम नेचर के क्वेश्चंस। फिर से सॉलिड ज्योमेट्री, देखो सॉलिड ज्योमेट्री में वो कोनिकॉइड्स टच ही नहीं कर रहे हैं, कोन सिलेंडर पूछेंगे, नहीं तो वो पूछेंगे आपका स्फीयर, और दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट स्फीयर। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू दिस सर्कल एंड दिस प्लेन एंड टच दिस प्लेन, ठीक। एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले स्फीयर का मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, वो होगा दिस स्फीयर x² y² z² -2x + 2y + 4z -3 + लैम्डा टाइम्स 2x + y + z -4 = 0। ऐसे ही ना लिखते थे, जो मुझसे स्फीयर पूछा है उसकी इक्वेशन क्या होगी, S1 + λp, S1 + λp। और ये लैम्डा कैसे फाइंड आउट होता है, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा। मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, टचेस दिस प्लेन, इट टचेस दिस प्लेन, ठीक। तो यहां पर जो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा इस प्लेन का, रेडियस सेंटर से, ठीक, सेंटर से, तो क्या हो जाएगा, वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। यही ना लॉजिक लगते हैं। यस, पी की इक्वेशन बना देते हैं। एंड में जो आपने ये लैम्डा के टर्म्स में स्फीयर की इक्वेशन लिखी, उसके सेंटर वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना इस प्लेन से, और उसको आप रेडियस के बराबर कर दीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। नहीं अंजलि, पेपर 2 मच हार्डर, एक्चुअली पेपर 2 अब तक आया नहीं है ऑनलाइन में, जब तक मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो ठीक, अगर ये मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो हम पेपर 2 भी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आज पेपर 1 करते हैं, पेपर 2 हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर सी, ठीक। अब यहां पर आ जाइए, इवैल्यूएट दिस, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 2021 और 2022 यूपीएससी का सेम सवाल कि आपको एरिया y dy dx फाइंड करना है। r क्या है, स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला के बीच का इंटरसेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच। ये तो क्लास 12th का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्लास 12th का क्वेश्चन है। क्या करता था मैं, सर पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेता हूं, x = 4x - x², कितना बन गया, x² + 3x = 0। सॉल्यूशन क्या आएगा, x = 0 x = 3। ये है कॉमन पॉइंट, x = 0 एंड x = 3, ठीक। तो इसके बेसिस पे आपको एरिया फाइंड करना है।
इसके बेसिस पे आपको एरिया फाइंड करना है। पवन ने लिखा है सर नहीं आया। व्हाट इज, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? ये वाला देखो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो अभी नहीं समझ आएगा, क्योंकि मुझे लैम्डा वेरिएबल लेकर सॉल्व करना होता है, ठीक है। वो जब हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। बट दिस इज क्वेश्चन नंबर सी। सर ये 10 नंबर का है और ये भी एक 10 मार्क क्वेश्चन है, ठीक, ये भी एक 10 मार्क्स क्वेश्चन है। हम पार्शियल डेरिवेटिव टॉपिक्स में पढ़ते हैं इसको, हम लोग इसको पार्शियल डेरिवेटिव टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक। u कितना गिवन है, x, f y बाय एक्स, g y बाय एक्स। आपको क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई प्रूफ करना है, ठीक। अगर मैं एक सिंपल लूं इसको, ठीक, तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, ठीक, चलो डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड करके देखते हैं कि कैसे आएगा। डेल यू बाय डेल एक्स, पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक ठीक। तो ये कितना बनेगा, f y बाय एक्स प्लस, पहले x को डिफरेंशिएट किए, अब x को एज इट इज रहने दो, इसको डिफरेंशिएट करो तो f डैश y बाय एक्स, और क्योंकि y बाय एक्स है तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाइड में माइनस y बाय एक्स स्क्वायर। ये आएगा इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इस वाले का क्या आएगा, g डैश y बाय एक्स माइनस y बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये होगा डेल यू बाय डेल एक्स। और सेम प्रोसेस से अगर मैं डेल यू बाय डेल वाई फाइंड करूं, इसको आप बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, सेकंड वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, फ्री के 10 मार्क्स। क्या लिखे हैं, सर आई जस्ट मेट माय फ्रेंड सो आई सॉ पेपर। ओके, एक्चुअली पेपर 2 आ जाएगा, आज आना चाहिए। जब तक मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था तब तक पेपर 2 नहीं आया था, बट कोई नहीं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। पेपर 1 तो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के इजी था। ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक। तो अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा होता, व्हाट हैपन, तो क्वेश्चन नंबर आप 2 3 अटेम्प्ट कर लेते, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं भी अटेम्प्ट करते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं यहाँ से मैक्सिमम। यू नीड टू अटेम्प्ट मैक्सिमम ऑफ 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। अब फिर से देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, स्फीयर पे। सॉलिड ज्योमेट्री में यूपीएससी कोनिकॉइड्स पूछना बंद कर दिया है, ठीक। कोनिकॉइड्स जो है, जो सबसे फियरफुल टॉपिक होता है सॉलिड ज्योमेट्री का, स्टूडेंट्स जो है सबसे ज़्यादा घबराते हैं कोनिकॉइड से, और उस चक्कर में वो सॉलिड ज्योमेट्री को स्किप करते हैं। बट अगर आप सॉलिड ज्योमेट्री के स्टार्टिंग के टॉपिक्स पढ़ के चले जाएंगे, ठीक, तो ये वाले जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग क्या कह रहा है, शो दैट देयर इज नो टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर दैट कैन बी पास्ड थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन, दैट कैन बी पास्ड थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन। आपको कुछ नहीं करना, ये हो गया आपके स्फीयर का इक्वेशन, ठीक। इस पॉइंट को आप कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, अल्फा बीटा गामा, ठीक। इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट, ठीक, तो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई भी टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक, जो इस लाइन से पास हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना। ये लाइन का इक्वेशन कैसा है सर, x माइनस ऑफ माइनस 6/2। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करूंगा। y माइनस ऑफ माइनस 3/1 एंड z माइनस ऑफ माइनस 1/1। इससे क्या होगा, इससे ये होगा सर कि इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या हुआ इस लाइन का, -6 -3 -1। ये हो गया एक फिक्स्ड पॉइंट, -6 -3 -1। यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा दीजिए, ठीक। और ये जो पॉइंट Q है, इस Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ R। इस Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ R, ठीक। और क्योंकि Q जो है वो स्फीयर में भी एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पुट कर देना। आपका जो R के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन रहा होगा, मैंने अभी सॉल्व करके देखा नहीं है, बट प्रूफ करने का यही तरीका होगा कि जो R स्क्वायर के टर्म्स में क्वाड्रेटिक होगा उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आ रहे होंगे, रूट्स जो है वो इमेजिनरी आ रहे होंगे, तभी मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि देयर इज नो टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर दैट कैन बी पासिंग थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन, दैट कैन बी पासिंग थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। हालांकि आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अटेम्प्ट करते तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को टच भी नहीं करते, आप क्वेश्चन नंबर 4 को टच भी नहीं करते, ठीक। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का एक और पार्ट था। जब भी मैं ये वाला टॉपिक क्लास में पढ़ाता हूं तो हमेशा स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या 0,0 पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पूछेगा, क्योंकि 99.9% जो क्वेश्चन है, ठीक, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स वाले, वहां पे हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी
चेक करना होता है तो 0,0 ओरिजिन पे ही चेक कराएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चंस का नेचर ही वैसा है। ठीक, क्या फाइंड करने बोला है आपको? बोला है fxy 0,0। ठीक, ये 2017 में सेम क्वेश्चन था, और पिछले प्रीवियस ईयर देखोगे तो डेटा चेंज, फंक्शन चेंज करके पूछे, पर 2017 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका क्वेश्चन ऑफ 2017। ठीक, सॉल्व करने के लिए आपको क्या था? सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज fxy 0,0? व्हाट इज fxy 0,0? ये आपका है, इसका मतलब होता है डेल स्क्वायर f डेल एक्स डेल वाई 0,0। तो पहले आपको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, देन x के रेस्पेक्ट में, और फिर आपको ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। क्या फॉर्मूला याद है? एनीवन रिमेंबर्स द फॉर्मूला? जो डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हो, आप डिफरेंशिएबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं सर, ये वाला फॉर्मूला कि dy बाय dx का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज dy बाय dx? या d ऑफ, अभी डेल पे नहीं आते, d ऑफ fx बाय dx, ये कितना होता है सर? ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x, है ना? यही तो होता है फॉर्मूला। ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन का हुआ। अगर ये सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हुआ तो डेल f बाय डेल x का फॉर्मूला क्या होगा सर? ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h कॉमा y माइनस f x कॉमा y होल डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x। क्योंकि यहां पर फंक्शन f क्या है? ये अब x कॉमा y का फंक्शन है। ठीक, x कॉमा y, इफ यू रिमेंबर सुबी, ये क्वेश्चंस जो है, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है वहां पर 6-7 टाइप्स ही अवेलेबल है, और हमेशा 0,0 पे पूछता है। दे ऑलवेज आस्क एट 0,0, क्योंकि अगर मैं 0,0 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये अच्छा सा दिखने वाला फंक्शन क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f h कॉमा 0 माइनस f 0,0 डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h। ठीक, अब ये इसे लेकर रहे हैं, देखो आपको f 0,0 चाहिए, इसीलिए यहां पर इन्होंने ये गिवन किया है कि जब x y 0,0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, देन द वैल्यू ऑफ योर फंक्शन इज कमिंग आउट टू बी 0। तो ये सारे क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं, क्लास में ही बनाए गए क्वेश्चंस हैं। अब ये 13-12 मार्क्स में क्या ही पूछे हैं? फाइंड द ईगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग ईगन वेक्टर्स। आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन नीड्स एनी डिस्कशन। ये अगर आप मैथ्स ऑप्शनल नहीं भी पढ़े होते तो क्लास 12th में सीखे हो कि हाउ टू फाइंड ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स। पहले ईगन वैल्यूज निकालेंगे a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 करके। सबसे पहले आप क्या करोगे? a माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को 0 कर दोगे। ठीक, और उसके बाद से जब अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगे, मान लो यहाँ पर ईगन वैल्यूज आ रहा है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, तो फिर हर एक पर्टिकुलर लैम्डा के वैल्यू के लिए यू विल फाइंड अ सेपरेट ईगन वेक्टर, वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3। ठीक, तो आई डोंट थिंक इस पे ज्यादा डिस्कशन करना है, बट हाँ यहां पर एक क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा सा परेशान करता, खासकर ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये किताब स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया था। ठीक, ये क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया था। यस सर, बीएससी मैथ्स से, बिल्कुल ये क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया था, क्योंकि क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था वो पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिक सवाल थे। क्या आप बता सकते हो एनीवन कि सर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1 छोड़ो, अगर मैं p1x डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लूं, अगर मैं एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लूं, उसका नेचर क्या होगा? ax प्लस बी। तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? अगर मैं एक डिग्री का पॉलिनोमियल लेता हूं p1x, ठीक सर, इसका स्टैंडर्ड बेसिस होगा x, 1, क्योंकि x और 1 इसमें मैं कोई भी स्केलर को मल्टीप्लाई करके p1x के सारे वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता हूं। मैं p1x के सारे वेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो अगर यहां पर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो इसका डायमेंशन कितना आता है सर? 2। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था इस क्वेश्चन में। डायमेंशन कितना आता है? 2। सिमिलरली अगर मैं p2x की बात करूं,
सर P2x मतलब एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री मैक्सिमम 2 तक जा सकता है, एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। तो इसको मुझे एक्सप्रेस करने के लिए ये होगा मेरा बेसिस का पहला एलिमेंट, दिस वुड बी सेकेंड एंड c इंटू 1। इसका डायमेंशन कितना होगा P2x का? सर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ P2x? सर P2x का डायमेंशन होगा आपका 1 2 3। ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का बेसिस। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते तो हमको पता होता कि पॉलिनोमियल का बेसिस कैसे लिखा जाता है। तो x स्क्वायर x एंड 1, x स्क्वायर x एंड 1, ऐसे ही करके अगर मैं P4 का लिखता तो P4 के क्या क्या आते? x पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर x एंड 1। These are the standard basis of P4 polynomial. This is the standard basis of P4 polynomial. अब अगर मैं डिग्री 4 के इक्वेशन को डिग्री 2 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं डिग्री 4 के इक्वेशन को डिग्री 2 से डिवाइड करूंगा तो जो आपका कोशेंट आता है उसकी मैक्सिमम पावर x स्क्वायर के टर्म्स में रहेगी। उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो x स्क्वायर के टर्म्स में रहेगी। तो आप इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते थे कि डायमेंशन ऑफ दिस बाय दिस इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ P4 माइनस P2, डायमेंशन ऑफ P4 माइनस P2। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है ये कभी यूपीएससी ने नहीं पूछा, यूपीएससी ने सिंपल पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक। बट हमको परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, बट यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि मैं वैसे भी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ ही नहीं रहा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ ही नहीं रहा। अभी किसी एक स्टूडेंट ने लिखा था कि सर पेपर 2 थोड़ा डिफिकल्ट आया है। पेपर अगर ऐसे ही देखोगे तो पेपर हमेशा डिफिकल्ट लगता है, पेपर हमेशा मॉडरेट होगा, ना वो इजी होगा ना डिफिकल्ट होगा। आपको ये देखना है कि क्या मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, मुझे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद मेरे को और कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। मुझे और कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये डिफिकल्ट है, छोड़ दीजिए, मैं इसको टच भी नहीं करूंगा, मैं इसको टच भी नहीं करूंगा, ठीक। और जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से भी अगर मैं 2-3 क्वेश्चन ना बनाऊं, क्योंकि मुझे अपना अटेम्प्ट 220 210 रखना है, मुझे अपना अटेम्प्ट 220 और 210 रखना है, ठीक। बट हाँ, मुझे ये फोकस करना है प्रैक्टिस। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं ये प्रैक्टिस करूंगा कि यार ये जो मेरे अटेम्प्ट है इस पे मैं कहीं कैलकुलेशन में मार्क्स नहीं लूज करूंगा। हमारा एम क्या रहता है कि सर हम और किताबें पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस बना लेते हैं, एग्जाम में सब कुछ अटेम्प्ट करके आएंगे। आप अटेम्प्ट कर सकते हो बट काफी ज्यादा उसमें समय लग जाता है, क्योंकि अगर बहुत सारी किताबें कवर करेंगे। उससे ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि 220 से 250 अटेम्प्ट करना, 220 से 250 के अटेम्प्ट पे जाना उससे ज्यादा आसान होगा कि पहले ये 220 के अटेम्प्ट को फिक्स कर लो कि सर यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आप नहीं भी बनाओ डजेंट मैटर, बट यहां पर अगर ईगन वैल्यू में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहे हैं, ठीक, अगर आप यहाँ ईगन वैल्यू में कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं तो यूपीएससी मार्क्स नहीं देने वाला, यूपीएससी मार्क्स नहीं देने वाला। प्रिया ने लिखा है सर 5 क्वेश्चन करने होते हैं प्रिया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 इज कंपलसरी, और जो बचे हुए 8 टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 1 और 5 इज कंपलसरी और बाकी के 6 में से कोई 3 अटेम्प्ट करने। तो हर वो स्टूडेंट जिसको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा मत बनाइए, कौन कह रहा है बनाने। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने अटेम्प्ट कर लिया, तो दिस इज माई पार्ट 1, ठीक, दिस इज माई पार्ट 1, ठीक। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन पेपर हमने ओपन किया और डिस्कस किया। अब आप मुझे बताओ क्या पार्ट 1 मैनेजेबल था पेपर का? क्या पार्ट 1 मैनेजेबल था इजीली? क्या पार्ट 1 मैनेजेबल था इजीली पेपर 1 का? अगर कोई ये बोल दे कि सर मैं साइन इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन नहीं बना पाता जो मीन वैल्यू थ्योरम वाला था क्वेश्चन नंबर 1 का कंपलसरी, चलो मैं 10 नंबर हटा देता हूं, ठीक, 10 नंबर वहां पे नहीं अटेम्प्ट करके आए, बट बाकी तो इजीली मैनेजेबल पेपर है। पेपर 1 पार्ट 1 की बात हो रही है अभी, ठीक। अब अगर ये क्लियर हो गया तो चलो चलते हैं पार्ट 2 में, सेक्शन बी। यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना होता है? यहां पे हमें पढ़ना होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस एंड स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। अब इसमें स्टैटिक्स के क्वेश्चन इस बार कम आए हैं, इसमें जो है स्टैटिक्स के क्वेश्चन इस बार कम आए हैं, ठीक। बट देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5। सर ये कंपलसरी है, यहां पर अगर कोई अटेम्प्ट नहीं होगा तो वो गड़बड़ बात है। यहां पर अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो वो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि उतने मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा स्किप हो जाता है। मेरा जो इतने मार्क्स का क्वेश्चन है वो सीधा सीधा स्किप हो जाता है, ठीक।
अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है एमडी राय सिंघानिया का। दिस इज अ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन, ठीक, जो एमडी राय सिंघानिया से बनता है, ठीक। सिमिलरली अगर सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन का वर्डिंग कितना अच्छा है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल इलिप्स हुज एक्सिस इज कोइंसिडेंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है हर वो इलिप्स का जो पास होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। क्या ये नया क्वेश्चन है? नहीं सर, ऐसे कई बार आ चुके हैं कि आपको सर्कल का इक्वेशन पूछता था, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होने वाला सर्कल, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होने वाले सर्कल की क्वेश्चंस कई बार आ गए हैं। अब उन्होंने सिर्फ नेचर को बदला और उन्होंने पूछ दिया इलिप्स के बारे में, उन्होंने पूछ दिया इलिप्स के बारे में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट ए और पार्ट बी सिंपल था, आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया था, आई कंप्लीटली एडमिट कि ये सवाल हमने नहीं बनाया था। प्रूव दैट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू ट्रैवल, ठीक, क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ इट्स ऑर्बिट which is separated by minor axis and is remote from the sun when sun is at the focus of elliptic orbit is 2 days more than half the year, ठीक, half of the year से 2 दिन ज्यादा, और eccentricity of the orbit is 1/60, eccentricity of the orbit is 1/60। अब यहां पर आपको अगर इलिप्टिकल पाथ लूं मैं, थोड़ा सा आपको क्लास 12th 11th का याद होना जरूरी है कि सन जो है एक इलिप्स के, आपका अर्थ जो है एक इलिप्स के फॉर्म में मूव करता है, और सन का पोजीशन कहाँ होगा, ए ई कॉमा 0, फोकस, फोकस क्या होता है प्लस ए ई एंड माइनस ए ई। इसके अलावा अगर आप बोलोगे सर ये इसेंट्रिसिटी का मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ से आपका मेजर माइनर एक्सिस का लेंथ निकल जाता, ठीक, और ये जो इसका आपको इक्वेशन दी है उसको अप्लाई करके आप सॉल्व कर लेते, ठीक, अगर आपको क्लास 11th का इलिप्स याद रहता तो, ठीक, बट उतना मैं मान के चल रहा हूं कि नहीं याद होगा, और ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन शायद मेरे से स्किप हो जाता, ठीक। हम प्रैक्टिकली चल रहे हैं, ठीक, हम प्रैक्टिकली चल रहे हैं कि सर एग्जाम में हम इतना पढ़ के नहीं जाते, क्योंकि अब यहाँ दिख गया तो बोलना आसान है कि इलिप्स का इक्वेशन पर एग्जाम में नहीं याद आएगा कि फोकस का इक्वेशन क्या है, तो जस्ट एज्यूम कि सर ये एक 10 नंबर स्किप हो जाता, एक 10 नंबर साइन इनवर्स एक्स में स्किप हो गया है, अभी तक के 20 नंबर में नहीं बना पाया, अभी तक 20 नंबर के क्वेश्चन में नहीं बना पाया। लेट अस मूव टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक। सर ये क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रहा है, ये बहुत साल बाद एंट्री हुई है कॉमन कैटेनरी की, स्टैटिक्स टॉपिक का क्वेश्चन है ये। स्टैटिक्स में जो हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, मोमेंट ऑफ फोर्स, वो जो बड़े बड़े इक्वेशंस होते थे जो स्टूडेंट को परेशान करते हैं, ठीक, बट वो वाले क्वेश्चन ना पूछ के इन्होंने सिंपल कॉमन कैटेनरी का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आता है कृष्णा सीरीज। अगर फिजिक्स का पोर्शन पढ़ना है तो कृष्णा सीरीज ले लीजिएगा, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स दोनों की अलग अलग किताब आती है, ठीक, दोनों की अलग अलग किताब आती है। ये सिंपल डेरिवेशन है जो हमने क्लास में भी किया था, एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 2c स्क्वायर कॉस एच वाला फंक्शन, यहाँ पर आपके कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक के फंक्शंस बनते हैं। ये तो हो गया डी, और अगर मैं यहाँ आ जाऊं, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट्स हुए थे, ठीक है, आपके पास u गिवन है, आपके पास v गिवन है, आपके पास w गिवन है, ठीक है। u v w क्या है, टेल मी, इज इट स्केलर और वेक्टर? सर ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है, जो मुझे u v और w फंक्शन दिया है, ठीक, जो मुझे u v और w फंक्शन दिया है, इज इट स्केलर और वेक्टर, टेल मी, इज इट स्केलर और वेक्टर, इज इट स्केलर और वेक्टर, बताओ। सर स्केलर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, कहीं पर भी आई जे के नहीं है, इट इज स्केलर फंक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको डेल यू फाइंड करना है, डेल वी फाइंड करना है, डेल डब्ल्यू फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट ऑफ यू, ग्रेडियंट ऑफ वी, ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू। और कोप्लेनर का मतलब क्या होगा, इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर देना, ठीक। तो आप यहाँ पर वेक्टर नहीं है पवन, यू वी डब्ल्यू कहाँ वेक्टर है, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटी, तभी तो ग्रेडियंट पूछ रहा है, तभी तो ग्रेडियंट पूछ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट हमेशा हम लोग किसका फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट स्केलर का फाइंड करते हैं ना, कि अगर v वेक्टर है तो ये किसी स्केलर का ग्रेडियंट होगा, ये किसी स्केलर का ग्रेडियंट होगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन था जो IFOS एंड यूपीएससी में पूछा गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन। तो अगर मैं पार्ट 2 में चलूं तो पार्ट 2 में
आपका एक क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन में भी अटेम्प्ट नहीं होता एग्जाम में, ठीक। तो इसको मैं काउंट करके चल रहा हूं। अब ध्यान से देखो सर, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने वहां पर अटेम्प्ट कर लिया था, तो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में, सॉरी 5 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में सिर्फ 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। अभी आपको प्रैक्टिस करना है कि सर सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है बचे हुए क्वेश्चन में। अगर यहां पर आओगे, ठीक, एनीवन हैव हर्ड दिस टर्म, ठीक, एनीवन हैव हर्ड दिस टर्म कॉन्वोल्यूशन? कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो पढ़ा होगा, खासकर सिग्नल सिस्टम पढ़ते वक्त। क्या ये वर्ड कोई पढ़ा है, कभी सुने हो? कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं 2 सिग्नल्स के बीच में, 2 मैथमेटिकल फंक्शन के बीच में, बताना कभी सुने हैं इसको, कन्वोल्यूशन? यस नो? क्योंकि ये यूपीएससी ने पहले भी पूछा है। इन्होंने यहाँ पे डिफाइंड तो कर दिया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, देखो, f ऑफ x एंड g ऑफ t माइनस एक्स, 0 से t इस, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? fs और gs। तो यहां पर ये जो फंक्शन लिखा है, दिस इज कन्वोल्यूशन ओनली, ठीक है, दिस इज कन्वोल्यूशन ओनली, बट नॉलेज की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर इन्होंने डिफाइंड कर दिया है। अगर आप टाइम डोमेन में इस तरीके से होता है कि xt कन्वोल्यूशन gt, ठीक, xt कन्वोल्यूशन gt, इस फंक्शन का वैल्यू होता है ये 0 से t, x को एज इट इज रख लो, ठीक, और g कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसको मैं x के फंक्शन ले लूँ ना, fx था, ठीक, तो इसको ठीक कर लो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर मेरे को कोई बोले कि fx कन्वोल्यूशन gx, ये 2 बार, पिछले बार भी आया था, ये फिर से आ गया है, ठीक सर मैंने नहीं सुना है, डोंट वरी। लाप्लास में एक्चुअली क्या होता है, fx कन्वोल्यूशन gx का मतलब होता है कि आप इसको कोई भी वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लो fx, और यहां पर क्या होगा, इसका पहले तो मिरर इमेज लो g ऑफ माइनस एक्स और उसको t टाइम्स शिफ्ट कर दो, ठीक। कैसे वर्क करते हैं इधर देखिए, जस्ट यहां पे फोकस करो। मेरे पास 2 फंक्शन है fx एंड gx, मेरे पास 2 फंक्शन है fx एंड gx। अगर मुझे इसका कन्वोल्यूशन फाइंड करना है तो मैं x को एज इट इज लिख देता हूं, fx को, एक फंक्शन को एज इट इज रखो, इसको इन्वर्स कर लो g ऑफ माइनस एक्स, ठीक, g ऑफ माइनस एक्स, और माइनस एक्स करने के बाद थोड़ा सा शिफ्ट कर लो t डोमेन में, 0 से t, ठीक, ये होता है कन्वोल्यूशन, दिस इज नोन एज कन्वोल्यूशन। तो हमेशा कन्वोल्यूशन इन वन डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इन अनदर डोमेन। सर अगर मैं टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन कर रहा हूं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी, अगर नहीं भी पता है, देखो यूपीएससी कभी, ये जनरली पता रहता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स को जो सिग्नल सिस्टम में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, बट अगर ये नहीं भी पता है तो यहाँ पर यूपीएससी ने इसको डिफाइन कर दिया है आपके लिए, ठीक, यहाँ पर यूपीएससी ने आपके लिए डिफाइन कर दिया है। अब इस चीज को याद रखना, इस थ्योरी पार्ट को अपने होमवर्क में लिख लो कि जब अब क्लास खत्म होने के बाद मैं जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ओपन करूंगा तो मैं थोड़ा सा कन्वोल्यूशन के बारे में पढ़ लूंगा, ठीक, क्योंकि मे बी नेक्स्ट ईयर अगर पूछे या उसके नेक्स्ट ईयर तो इसको डिफाइन ना करे। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको इसको सॉल्व करना है। सर दोनों साइड में ना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूं, तो वाई टी का बन जाएगा वाई एस, टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कैन एनीबडी टेल मी सर व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी? व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी? 2/s²। और ये क्या है, ये वापस से कन्वोल्यूशन हो रहा है y और साइन टी का। yx का ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, ys। साइन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, साइन टी का ट्रांसफॉर्मेशन। टेल मी व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एक्स या साइन टी, जो भी आप कहना चाहो भाई। साइन ए टी और कॉस ए टी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था, ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका होता था एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो ये क्या बन जाएगा, साइन टी को अगर मैं वो करूंगा तो 1/s² + 1। तो ये YS इधर चला गया, कॉमन लोगे तो 1 - 1/s² + 1 2/s²। जब सॉल्व करोगे तो सर ये s², 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका क्या आ गया, YS इज इक्वल्स टू, दिस इज s²/s² + 1², तो ट्वाइस ऑफ s² + 1 होल डिवाइडेड बाय s⁴, होल डिवाइडेड बाय s⁴। तो व्हाट इज YS, सर ये हो जाएगा 2/s² + 2/s⁴। अब टेल मी, यू गाइस टेल मी, ठीक, मैंने यहाँ पर सिंपल इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्व किया। अब क्या इसका इनवर्स ले लोगे, 2/s² + 2/s⁴, क्या इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइंड कर सकता हूँ? क्वेश्चन का मार्क्स देखिएगा, कहाँ लिखा है भाई क्वेश्चन का मार्क्स, आई थिंक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 6 का पहला पार्ट है तो 15 मार्क्स का होगा, दिस इज अ 15 मार्कर। यू टेल मी, क्या इसका इनवर्स लाप्लास फाइंड कर सकते हैं? 2/s² + 2/s⁴, प्रिया, सुभी, पवन, व्लादिमीर, रोहित, टेल मी। तो अगर आपको कन्वोल्यूशन के बारे में नहीं पता है तब भी ये क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि यूपीएससी ने एक्सप्लेन कर दिया है, बट आगे चल के शायद हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले सालों में इस चीज को ना एक्सप्लेन करें, इस चीज को ना एक्सप्लेन करें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर मार्क्स देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन। ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, सिंपल इन द सेंस कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, डायनामिक्स का क्वेश्चन, नॉट स्टैटिक, दिस इज अ डायनामिक क्वेश्चन। एक स्प्रिंग से एक मास को अटैच कर दिए हैं, ठीक, इलास्टिक स्प्रिंग से, जिसका नेचुरल लेंथ इज a, ठीक, फिक्स्ड पॉइंट O पे आपने एक पार्टिकल लगा दिया यहाँ पर। अब अगर आपने पार्टिकल लगा दिया वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका एक्सटेंशन कितना है, 4 टाइम्स इट्स नेचुरल लेंथ, 4 टाइम्स इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक। अब यहां से अगर आप रिलीज करोगे, ठीक, तो द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से मेरे को स्ट्रेस मिल जाएगा। स्ट्रेन के बारे में बता दिया है, स्ट्रेन के बारे में बता दिया है, एलोंगेटेड लेंथ डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ अगर a है तो एलोंगेटेड कितना हो रहा है, 4 टाइम्स द नेचुरल लेंथ, 4 टाइम्स द नेचुरल लेंथ, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर सकते थे, फोर्स के इक्वेशन से एक्सेलरेशन मिलता, रेस्ट से रिलीज कर रहे हो तो आपको ऊपर जाने वाला टाइम, ठीक, विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट सी इन दिस टाइम, ये एक SHM मोशन करता, ठीक। बट हाँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं ये सब तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस पार्ट से सिर्फ एक सवाल अटेम्प्ट करना था। मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, बट आपने 2 क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो यहां से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप स्किप कर सकते थे, क्योंकि एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी परेशान करता और एक ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक। अब अगर सी पे आओगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सर डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, डेल फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, ठीक, डेल फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, इसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए इस पॉइंट पे और उस ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला है, इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो इस कर्व पे टेंजेंट ले लेना और उसको एन कैप, यूनिट डायरेक्शन फाइंड करना, ठीक है, एन कैप मैंने लिखा है। ये जो टेंजेंट होगा इस कर्व का, x इज इक्वल्स टू e पावर t, y इज इक्वल्स टू 2 sin t एंड z इज इक्वल्स टू t माइनस cos t एट t इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करके टेंजेंट फाइंड करिए t इक्वल टू 0 पे, और उस टेंजेंट में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेना, एंड देन जस्ट डू द डॉट प्रोडक्ट, जस्ट डू द डॉट प्रोडक्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सी, ठीक। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं पहले ही बताया, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं अटेम्प्ट करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कौन से इक्वेशंस है, कैन एनीबॉडी टेल, लेट मी जूम इन। इसका मेरे को उम्मीद नहीं था कि यूपीएससी पूछेगी, बट यूपीएससी ने पूछ लिया, यूपीएससी ने पूछ लिया। क्या कोई सुना है इन इक्वेशंस के बारे में? द नेम ऑफ द इक्वेशन इज मैक्सवेल इक्वेशन, द नेम ऑफ द इक्वेशन इज मैक्सवेल इक्वेशन। E is electric field, H is magnetic field,
E is electric field and H is magnetic field. ये del dot E equal to 0, del dot H equal to 0, del cross H is this, del cross H is this. सर ये मैक्सवेल इक्वेशन है और मैक्सवेल इक्वेशन का इन्होंने प्रूफ पूछ लिया बिना मैक्सवेल इक्वेशन का नाम लिए, बिना, नहीं कोई फिजिक्स पोर्शन नहीं है, ये है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल इक्वेशन, बट नाम नहीं लिए हैं कहीं पर भी, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपल वेक्टर आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपल वेक्टर आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आपको डेल स्क्वायर एच पूछा है और डेल स्क्वायर ई पूछा है प्रूफ करने के लिए। ठीक, आपको डेल स्क्वायर एच और डेल स्क्वायर ई पूछा है। ठीक, दिस इज सिंपल प्रूफ था मैक्सवेल इक्वेशंस का, जो बिना नाम यूज किए इन्होंने पूछा है। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6 अगर मैं नहीं भी अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक, यहाँ पे मुझे थोड़ा आसान दिख रहा है, यहाँ पर मुझे जो है थोड़ा आसान दिख रहा है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करता, पार्ट 2 में से मैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करता। रीजन है मेरे पास ये वाला क्वेश्चन। सर क्या ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हमने क्लास में नहीं किया है? हाँ भाई सुबी, क्या ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हमने नहीं किया है? आपको कुछ नहीं करना था, डायनेमिक्स की बुक लीजिए, कृष्णा सीरीज, उसमें आता है एक टॉपिक कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक, कंस्ट्रेंट मोशन में एक टॉपिक आता है वर्टिकल सर्कल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये डेरिवेशन पूछेंगे। ठीक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पूरा का पूरा डेरिवेशन पूछेंगे। इसके फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट इन्होंने पूरा का पूरा डेरिवेशन ही पूछ दिया। ठीक, क्या लॉजिक रहता है कंस्ट्रेंट मोशन में? इधर देखो, यहां पर एक सेंटर से मैंने एक बॉल को फिट कर दिया, टेंशन T है, और सर यहां पे लग रहा है mg फोर्स नीचे, वर्टिकल सर्कल है। ठीक, ये है वर्टिकल सर्कल। अब आप खुद थोड़ा सोचो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इमेजिन करा रहा हूं। ये पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड केस है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड केस है। यहां पर अगर मैं इसको कुछ वेलोसिटी दूंगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं इसको कुछ वेलोसिटी दूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि सर ये सिर्फ इस पॉइंट तक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा मीन पोजीशन पे? ये है मेरा मीन पोजीशन। अगर मैं इसको कोई एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी दूं तो ये खिसकते 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 जाएगा यहां तक के फिर ये वापस आ जाएगा। अब मान लो मैंने थोड़ा और वेलोसिटी अप्लाई किया, मैंने इतना वेलोसिटी अप्लाई किया कि सर ये और आगे बढ़े, और जहां पर टेंशन यहाँ फोर्स 0 हो रहा है, सर ये इस पॉइंट तक चले जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तक जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तक मूव करे। ये होता था हमारा सेकेंड केस। दिस इज आवर सेकेंड केस। अब इसमें मैं क्या करता था, अगर यहाँ पे थोड़ी और वेलोसिटी दे दूंगा तो ये कौन से केस तक जाएगा? ये यहां कहीं पर जाकर 0 हो रहा होगा वेलोसिटी, ये यहां कहीं पर जाकर 0 हो रहा होगा वेलोसिटी। ठीक, इस केस में थीटा कितना होगा? सर थीटा होगा 90 डिग्री से ज्यादा, थीटा होगा 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक, और अगर थोड़ा और दे दो तो मैं ये वाले पॉइंट तक इसको ले जाता था, थीटा 180 डिग्री तक के। क्योंकि अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे जाके इसकी वेलोसिटी अगर 0 हो रही है, ठीक है, आपको बॉल को ना यहां से यहां तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर यहां तक पहुंच जाएगा तो फिर वो ग्रेविटी के कारण पूरा एक चक्कर काट लेगा। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ते थे कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले ले। ठीक, तो आपको इतना वेलोसिटी देना रहता था कि वेलोसिटी यहां पर जाकर 0 हो, टॉप पॉइंट पे, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। ठीक, तो ये पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड केस है। इसी में हम एक केस और पढ़े थे जो यूपीएससी ने नहीं पूछा इस बार, कि मान लीजिए टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो टूट जाए, 0 हो जाए, स्ट्रिंग बिकम स्लैक, स्ट्रिंग बिकम स्लैक। स्लैक का मतलब क्या हो रहा है? सर यहां से रस्सी टूट गई। ठीक है, अच्छा रस्सी कहां पे टूटी है? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में। अगर यहां पर रस्सी टूट जाएगी तो इसके पास कोई टेंशन का फोर्स नहीं है, इसके पास पर वेलोसिटी है, ये ऊपर जा रहा है, रस्सी टूट गई। अगर ये होता है तो ये यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे, कृष्णा सीरीज में सब कुछ गिवन है। ठीक, यहां पर आपका प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो, मतलब ये क्वेश्चन जो है, ये केसेस जो है वो कृष्णा सीरीज में गिवन है।
तो ये वाला स्पेसिफिक टाइप भी यूपीएससी ने कई बार पूछा है, बट इस बार नहीं पूछा। इस बार इन्होंने सिंपल आपको डेरिवेशन दिया था। क्या ये चारों केसेस समझ में आ रहे हैं? फिर मैं क्वेश्चन पे चलूंगा। हाँ सचिन, उस पर डिस्कस करेंगे। जस्ट एक बार पहले पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, तब मैं आपके सारे क्वेरीज ले लूंगा, तब मैं आपके सारे के सारे क्वेरीज ले लूंगा। यस, समझ गए केसेस? अब चलो क्वेश्चन को देखते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन। पढ़ो एक बार। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड अ स्मूथ सिलेंडर, ठीक, करने दो, विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, सिलेंडर बोल के थोड़ा कंफ्यूज तो किया, फिर बोल दिया कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वर्टिकल प्लेन पे, लोएस्ट पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इज u। ठीक, अब क्या कह रहा है? अगर u स्क्वायर की वैल्यू 2ag से कम होगी तो पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन एंड द लोअर हाफ। थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम होगी, तभी तो ये यहीं पर ऑसिलेट करता रहेगा, ये यहीं पे ऑसिलेट करता रहेगा। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ का। सेकंड क्या है? अगर u की वैल्यू 5ag से ज्यादा कर दोगे तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? थीटा जाएगा 180 डिग्री तक के। इक्वेशन कैसी बनती थी? टेंशन इन द स्ट्रिंग माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। यही ना होता था फॉर्मूला, यही ना फॉर्मूला होता था। और अगर इन दोनों के बीच में रहा, ठीक सर, 90 से ज्यादा और 180 के बीच में मूव करेगा, द पार्टिकल विल लीव द करंट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा, दिस इज इक्वल टू दिस। जो मैंने आपको बताया ना, पार्टिकल विल लीव, लीव का मतलब क्या है? कि सर्कल के इन दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, यहां कहीं पर ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। स्लैक मतलब टेंशन को जीरो कर देना, आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। टेंशन को जीरो कर देना, आपको मिल जाएगा कॉस थीटा। तो ये जो था ये बहुत सिंपल डेरिवेशन था और ये आया था 20 मार्क्स। इस क्वेश्चन के कारण मैं क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करता। ठीक, आई विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 8 ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, ये तो हो गया आपका। अब इसमें अगर मैं ऊपर चलूं, सर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक, सेम क्वेश्चन कि आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करना है और इजी पार्ट क्या है? रेक्टेंगुलर पैरालीलोपाइप। आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करना है, वो भी रेक्टेंगुलर पैरालीलोपाइप में। ये फ्री के 15 मार्क्स हैं, नीचे वाला नहीं था, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता, डायनामिक्स पढ़ना पड़ता, बट ये फ्री के मार्क्स है। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पर सिलेंडर या स्फीयर होता तो मैं समझता इंटीग्रेशन में थोड़ी मेहनत होगी, या रेक्टेंगुलर पैरालीलोपाइप में आपको इंटीग्रेट करना है, एक क्यूब के केस में। ठीक, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर बी। और ये आपका पहला पार्ट, ये भी सिंपल है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यूवी मेथड। डज एनीवन रिमेंबर ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर? ये एमडी राय सिंघानिया का ही क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एमडी राय सिंघानिया। ठीक, कि आपके पास फंक्शन है x प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 2y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ई पावर x। इसके लिए क्यूबी का फॉर्मूला भी हम देखे थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस इज वेरी इजीली मैनेजेबल क्वेश्चन। तो अगर अटेम्प्ट करना होता तो आई विल गो विथ दिस क्वेश्चन नंबर 8। और ये सेम नेचर का क्वेश्चन 2024 में भी आया था, ये सेम टाइप का क्वेश्चन जो है वो 2024 में भी पूछा गया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग देख लेंगे, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करते ही मेरा काम हो जाता। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करते ही मेरा काम हो जाता इजिली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखते हैं तो ये स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, एक ही नेचर बनता है, 1/r1 1/r2 ग्रेटर देन 1/h। ये वाला जो फॉर्मूला होता है 1/r1 1/r2 ग्रेटर देन और लेस देन 1/h करते थे। h क्या होता था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो बीच का डिस्टेंस होता था। ऐसे वाले क्वेश्चन हमने किए हैं। एक ये ग्रीन्स थ्योरम, अच्छा ये पूछा भी जा चुका है। ठीक, इनफैक्ट IFOS में ये सेम क्वेश्चन आया था, ग्रीन्स थ्योरम वाला। दिस इज द सेम क्वेश्चन व्हिच दे हैव आस्क्ड। सर ग्रेजुएशन को ओडी बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं? प्रिया प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एमडी राय सिंघानिया प्रैक्टिस कर लीजिए अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी
तब आप MD राय सिंघानिया एक बार सॉल्व कर लो। आपने जो भी ग्रेजुएशन में बुक पढ़ा है वो तो ठीक है, बेसिक कंसेप्ट तो वहीं से आ गए, बट जो लेवल है ना क्वेश्चन का, वो आप इधर से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, क्या चीज क्लियर है? ये था मेरा पेपर 1 का डिस्कशन। ठीक है, ओवरऑल पेपर 1 इजीली मैनेजेबल था, और जो 2 क्वेश्चन हमने स्किप किए थे कंपलसरी वाले पार्ट में, आप 230 का अटेम्प्ट आराम से कर सकते थे। अटेम्प्ट बोल रहा हूं मैं, मार्क्स नहीं, अटेम्प्ट। ठीक, क्या लिखे हो इलेक्ट्रॉन? सर पेपर 2 आ गया है, पेपर 2 डिफिकल्ट है। ठीक है, देख लेंगे पेपर 2 को। आई थिंक, लेट मी सी, क्या टीम ने भेजा है? डू आई हैव दिस थिंग? पेपर 2 का फाइल तो अभी मेरे पास नहीं आया है, तो हम लोग पेपर 1 का ही डिस्कशन हो गया। पेपर 2 का डिस्कशन मैं कल कर दूंगा, एक आपका ब्रीफ एनालिसिस इस टाइप का। अच्छा देखो, इसके बाद मैंने आपके 2-3 सेशंस और प्लान किए हैं। यू गाइस टेल मी कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। इस पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन क्या टॉपिक वाइज करना बेटर होगा, कि एक दिन वेक्टर स्पेस सॉल्व कर रहे हैं, एक दिन आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एक दिन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, या मैं पेपर वाइज कर दूं? पेपर वाइज करूंगा तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। यू गाइस टेल मी, ऑप्शन नंबर 1 कि ऑप्शन नंबर 2? टॉपिक वाइज करेंगे तो ये 1 हफ्ते तक चलेगा, एक दिन में एक टॉपिक। पेपर वाइज करेंगे तो सॉल्यूशन लेंदी रहेगा, वीडियो ड्यूरेशन। किस तरीके से अप्रोच करना है इसको? हाउ टू अप्रोच? क्योंकि कल जो वीडियो आएगा उसमें तो पहले हम लोग पेपर 2 का फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे, और 1-2 दिन में क्या होता है, यूपीएससी क्वेश्चन पेपर भी रिलीज कर देती है, तो फिर उसके बाद सॉल्व करना ज्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा ब्लर रहता है क्योंकि अभी के पेपर्स। टेल मी, टॉपिक वाइज डिस्कस करना है या पेपर वाइज डिस्कस करना है? देखो, आसान तो पेपर वाइज होगा कि 2 सॉल्यूशन वीडियो में हमारा काम हो जाएगा, बट आपके लिए चीजों को ग्रास्प करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला फॉर्मेट बेटर रहेगा। दिस फॉर्मेट वुड बी बेटर, दिस फॉर्मेट वुड बी बेटर। ठीक, तो ये था हमारा पेपर 1 का डिस्कशन। आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक, कि आपको ये पेपर कैसा लगा, क्या क्या पोर्शन जो है वो डिफिकल्ट है, क्या क्या पोर्शन इजी है, और अगर कोई भी क्वेरी है तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिखा था ना, जिसमें मेरे एनोटेशंस हैं, कौन सा सिमिलर नेचर, ये वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो दिस इज़ माई ईमेल आईडी ankit.tiwari@studiiq.com, और टेलीग्राम चैनल है AT_UPSC_maths। ठीक, तो इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक सर, पेपर 1 सिंपल है। ठीक है इलेक्ट्रॉन, एक बार मैं पेपर 2 मुझे भी सर्च करना पड़ेगा, आई डोंट हैव पेपर 2 राइट नाउ। ठीक, बट बिलीव मी, जो कल का पहला डिस्कशन होगा वो पेपर 2 से रिलेटेड ही होगा। ठीक, इसके अलावा अगर कोई मैथ्स ऑप्शनल की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, देखो अगर आप मैथ्स ऑप्शनल चूज कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होगी। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर मैथ्स का क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सर स्टैटिक टॉपिक है और चीज़ें रिपीट हो रही है, तो भले आप 2026 में अटेम्प्ट दें, 27 में दें या 28 में दें, एक बार पढ़ लोगे तो जितना रिवीजन करोगे उतना एडवांटेज रहेगा। ठीक, जितना मैथ्स का एडवांटेज इसी में है कि सिलेबस को सबसे पहले खत्म करो। मैथ्स का एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज इसी में है। तो अगर आप क्लासेस एनरोल करना चाहते हैं या अगर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ना चाहते हैं, आप दोनों ही चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, बट पढ़ाई चालू कर दो। ठीक, द कंक्लूजन इज कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। प्रिया रुक जाओ, 2 मिनट दो, मैं आपका डाउट रिजॉल्व करता हूँ। ठीक, तो इसके लिए जो हमारी अभी लेटेस्ट बैच है मैथ्स ऑप्शनल का, वो स्टार्ट होगा ट्यूसडे से। ठीक, वो स्टार्ट होगा ट्यूसडे से, जिसमें हम रियल एनालिसिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आज जो है स्टडी IQ का सेल पीरियड एंड हो रहा है। ठीक है, तो जो कोर्सेस में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। ठीक, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं इस बैच को तो अपना डिटेल्स जो है वो मुझे मेल कर दीजिएगा इस ID पे। ठीक है, आप अपना नाम और नंबर मेल कर देंगे तो मैं आपको टीम से कनेक्ट कर दूंगा। आज रात 12 बजे तक के एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट अवेलेबल है, तो अगर एनरोल करना है तो, और अगर नहीं भी एनरोल कर रहे हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, मैथ्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पहले से पढ़ लोगे मैथ्स को
ठीक है, समय देकर। तो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो आपके सामने, कुछ भी चीजें अनएक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है। सर पीडीएफ बुक से पढ़ लो, बाय मत करो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रिया देखो, कृष्णा सीरीज अमेजोन पे मिलता है कि नहीं, ये मेरे को थोड़ा डाउट है, क्योंकि मैंने लोकल बुक स्टोर से खरीदा था। उनके अमेजोन पे पता नहीं चलता कि बुक अवेलेबल है कि नहीं है। आप एक बार उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट पब्लिशर से बात कर सकते हैं, लोकल बुक स्टोर से ले सकते हो। इट इज अप टू यू। ठीक, अगर मैं एक बार आपको बुक्स का आइडिया दे दूं हर एक टॉपिक में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो, अगर लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं हम लोग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा में एक टॉपिक होता है मैट्रिसेस। मैं आपको एक ही एक बुक सजेस्ट करूंगा, वेक्टर स्पेस। ठीक, ये दो टॉपिक होते हैं लीनियर अलजेब्रा में। मैट्रिसेस पढ़ने के लिए आपको कृष्णा सीरीज ही परचेज करनी है, मैट्रिसेस नाम से। ठीक, कृष्णा सीरीज की एक मैट्रिसेस करके बुक आती है, वो आप रिफर कर सकते हो। ठीक, 2 मिनट दो मुझे, मैं फटाफट एक बार आपका बुक लिस्ट डिस्कस कर लेता हूं। ठीक, अब मैट्रिसेस हो जाएगा कृष्णा सीरीज, आपको वेक्टर स्पेस कवर करना है, तो थ्योरी पढ़ लेना कहां से, कृष्णा सीरीज। बट यहां पर जो किताब का नाम होता है ना, वो किताब का नाम होता है लीनियर अलजेब्रा। तो अगर आप लीनियर अलजेब्रा की बुक परचेज करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर स्पेस रहेगा। ठीक, मैट्रिसेस नहीं मिलेगा। तो मैट्रिसेस की किताब आती है कृष्णा सीरीज की अलग से। ठीक, और वेक्टर स्पेस की बुक आती है लीनियर अलजेब्रा के नाम पे। अब यहां पर आपको सिर्फ ये 4 चैप्टर की किताब है, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है, और वो भी सिर्फ थ्योरी के लिए। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के लिए ना बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए होता है पीवाईक्यू। हर साल एक ही जैसे सवाल आते हैं, हर साल एक ही जैसे सवाल आते हैं। 2 मिनट उमंग, हर साल एक ही जैसे सवाल आते हैं। ठीक, तो वो आप थ्योरी पढ़ लो किताब से, क्योंकि इस किताब में उतने क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। ठीक, और प्रैक्टिस कर लो पीवाईक्यू से। तो दिस इज अबाउट लीनियर अलजेब्रा। 2 बुक लेनी पड़ेगी, मैट्रिसेस की कृष्णा सीरीज, वेक्टर स्पेस की कृष्णा सीरीज। अब अगर मैं कैलकुलस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट कैलकुलस, तो कैलकुलस के लिए भी या तो आप कृष्णा सीरीज ले लो या आप एस चांद पब्लिकेशन ले लो। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, तो कृष्णा सीरीज में एम्पल सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं। ठीक, तो आप कृष्णा सीरीज यहां पे भी रेफर कर सकते हैं। 2 किताब लेनी पड़ेगी, कौन सी, एक डिफरेंशियल कैलकुलस की अलग से, एक इंटीग्रल कैलकुलस की अलग से। ठीक, और जब इंटीग्रल कैलकुलस की बुक लेंगे तो सिलेबस ध्यान से देखिएगा। जो शुरू के 5 चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के हैं, वो देखने में तो इंपॉर्टेंट लगता है, बट यूपीएससी कभी नहीं पूछता। डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब तो पढ़नी होगी, इंटीग्रल कैलकुलस के शुरू के जो 4-5 चैप्टर है, इसमें बड़े बड़े इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, वो आपके कोई काम का नहीं है। ठीक, तो सिलेबस भी रेफर करते जाना, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस। अब आगे अगर चले, सॉलिड ज्योमेट्री के लिए एक ही बुक है, दूसरी किताब लेने का सोचना भी मत, क्योंकि पीएन चैटर्जी के ही क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट बुक्स में। तो सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, जो दूसरे ऑथर हैं वो भी इसी किताब से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो जो दूसरे ऑथर्स हैं उनका भी जो क्वेश्चंस रहता है वो इसी टॉपिक का रहता है, पीएन चैटर्जी का। तो ये आपका सॉलिड ज्योमेट्री हो जाएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एमडी राय सिंघानिया, बट पूरा किताब नहीं पढ़ना है, 50+ चैप्टर से शुरू के 4-5 चैप्टर में ओडीई का सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक, शुरू के 4-5 चैप्टर में ओडीई का सिलेबस कवर हो जाता है, तो ये हो गया। बट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए आपको एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक लेनी पड़ेगी, एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, बाय सेम ऑथर। ठीक, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब में नहीं दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब में नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन देखना पड़ेगा। ठीक, वो है आपका एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हो गया ओडी। अब मेरे पास कौन सा टॉपिक बचा, वेक्टर कैलकुलस। सर सिंपल सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं तो कृष्णा सीरीज रेफर कर लो। जहां से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाले, उसके लिए कृष्णा सीरीज बेस्ट होती है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिल जाते हैं वेक्टर कैलकुलस के लिए। ठीक, और आखिरी में आपके बच रहा है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। मैं बता चुका हूं, स्टैटिक्स के लिए अलग से कृष्णा सीरीज और डायनामिक्स के लिए अलग से। तो ये है मेरा पूरा पेपर 1 का बुक लिस्ट। ठीक, ये है मेरे पेपर 1 का बुक लिस्ट। क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं, तो बाउंसर क्वेश्चन स्किप कर देंगे ना इलेक्ट्रॉन। मैं बाउंसर क्वेश्चन नहीं पढ़ाता क्योंकि रीजन है उसका,
वो एक क्वेश्चन जो बाउंसर सवाल है उसके लिए आप परेशान होगे। मैंने क्या बताया था, मुझे ऑप्शनल में 330 से 340 मार्क्स ही चाहिए। अगर इतना मेरा आ रहा है तो मैं जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। देखो इसको ना 370 पहुंचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई नहीं पहुंच पाता। ठीक, हम लोग अपना जो गोल है वो प्रैक्टिकल गोल रखेंगे कि मैं आपको हवे में नहीं बता रहा हूं कि मैथ्स ले लो और 500 में 500 ले आना। दैट्स नॉट फिजिबल एंड दैट्स नॉट एडवाइसेबल ऑल्सो, क्योंकि कोई नहीं ला पाता है, इसका एक रीजन होता है। तो यहाँ पे मेरा रियलिस्टिक टारगेट होगा 330 340। अब जिस दिन मैं इस लेवल पे पहुंच गया, मैं जीएस पे फोकस चालू करूंगा, ना कि इसको मैं 350 पहुंचाऊं, क्योंकि 350 पहुंचाने के लिए ना जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो बेसिक्स कवर करते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं, जीएस प्रिपरेशन करते हैं। मान लो यहां से 10-20 नंबर जो कम आ रहे हैं वो मैं यहां पर अचीव कर लूंगा, और क्या डाउट था एक स्टूडेंट का? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, थैंक यू ऋषभ। सर सेशन कब एंड होगा? बस 5 मिनट में एंड करता हूँ। हाउ मच इज द गुड अटेम्प्ट विद इन बोथ पेपर? एक्चुअली दूसरा पेपर मैंने देखा नहीं है, किसी स्टूडेंट ने पूछा था। उमंग, तो देखो पेपर 1 जो हमने देखा है, पेपर 1 के अकॉर्डिंग में 220 से 230 का अटेम्प्ट इस पेपर में अच्छा होता है, काफी अच्छा, क्योंकि आप इस रेंज में कर सकते हो। मैक्सिमम अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो 210 का अटेम्प्ट ठीक है। 210 के अटेम्प्ट में स्केलिंग के साथ आप 170 180 आराम से स्कोर कर लेंगे। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नहीं, इलेक्ट्रॉन चाहिए से क्या होता है। ठीक, तो चलो फिर सेशन को एंड करते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ सेशंस लेकर आऊंगा, जो कि दूसरा सेशन होगा पेपर 2 का फर्स्ट इंप्रेशन, जो हम लोग कल कर लेंगे, और उसके बाद टॉपिक वाइज सॉल्यूशन इस पूरे के पूरे पेपर 2025 मैथ्स ऑप्शनल का। ठीक, तो चलिए फिर लेट्स एंड द सेशन, मिलते हैं। हाउ मेनी करेक्ट एग्जैक्टली? उमंग, ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके लिए नहीं परेशान होना, बट हम रिवीजन और प्रैक्टिस के थ्रू ये इंश्योर करेंगे कि जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। भाई इतना तो मैं कॉन्फिडेंस लेकर जाऊंगा कि अगर मैं 210 का अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूं। ठीक, I have made 195 correct in paper 2. How much I can expect? Actually पेपर 2 जो होता है ना उमंग, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है पेपर 1 के कंपैरिजन में। तो वहां पर स्केलिंग जो है देखा गया कम होती है। अगर आप पेपर 2 में हाई मार्क्स स्कोर करते हैं ना तो स्केलिंग उतनी नहीं होती है। अब क्योंकि मैंने पेपर देखा नहीं है तो मुझे डिफिकल्टी का आइडिया नहीं है, बट अगर 195 करेक्ट है तो 160 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यार 170 यहां से ले आओ, 160 वहां से ले आओ, हो गया 350। 10 नंबर ऊपर नीचे भी हो रहा है तो आप इस रेंज में हो, दैट इज वेरी गुड स्कोर। इतने स्कोर के साथ ना अगर जीएस में एवरेज मार्क्स ले आओगे तो सेकंड डिजिट, 2 डिजिट में रैंक आ जाएगा। ठीक है, 330 340 के साथ अगर आप जीएस में एवरेज मार्क्स ले आते हैं तो आप 2 डिजिट रैंक के साथ बैठे हुए। बट प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट जो है मैथ्स में इतना फोकस करते हैं, जीएस को इग्नोर करते हैं। हमें बैलेंस अप्रोच पे चलना है। आपको मैथ्स छोड़ के और किसी ऑप्शनल में ऐसा नहीं मिलेगा कि 300 प्लस ऑप्शनल का स्कोर है बट रैंक 500 600 है, आपको और किसी ऑप्शनल में नहीं दिखेगा। ये मैथ्स की एक ताकत है। ठीक, ये है मैथ्स की ताकत कि अगर आपने जीएस में खराब परफॉर्म करके भी आए हो तो भी ये स्कोर आपको पीडीएफ में पहुंचा देता है। दूसरा किसी ऑप्शनल में ये नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ना 260 270 एवरेज होता है, यहाँ पे 330 340 एवरेज है। ठीक, यहाँ पर एवरेज ये है। ठीक, तो चलिए फिर लेट्स एंड द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।